आज ही कोई एक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहा था, ये भी एक राजनीतिक रहस्य है कि कांग्रेस ने पूरी ताकत से गुजरात चुनाव लड़ा क्यों नहीं, एक तरीके से वॉकओवर दे दिया। और हो सकता है आने वाले दिनों में भविष्य में इस राज को कोई खोले भी। ये एक राजनीतिक रहस्य है। क्या ये राजनीतिक रहस्य है आपकी निगाहों में? देखिए, जो इन्होंने बात कही इस पे मुझे एक किस्सा याद आता है। हमने बचपन में एक किस्सा सुना था कि एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी से एक गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी उसने नई खरीद के ऑर्डर करके बनवाई थी और वो कुछ ही किलोमीटर चली और गाड़ी रुक गई। उसे बड़ा क्रोध आया, उसने कंपनी को फोन किया, कंपनी का इंजीनियर आया, उसने कहा अरे हमारी तो कंपनी इतनी पुरानी है, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब बोनट खोला तो उसने कहा जी हम इंजन तो लगाना रखी भूल ही गए थे। उसने कहा इंजन लगाना भूल गए तो इतने किलोमीटर चल कैसे गई? कहा साहब ये तो कंपनी की रेपुटेशन पे चल गई। तो आज कांग्रेस का स्थिति यह है कि चुनाव लड़के वो नहीं हारे, अरे बगैर लड़े 17 सीटें जीत गए। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। ये तो वो स्थिति हो गई कि हम डबल इंजन की बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी नए इंजन की बात कर रही थी, ये तो बगैर इंजन के 17 सीटें पा गए। ये अपने आप में उपलब्धि है और मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषकों को इस पर रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, 157 के बाद क्या सर ये राष्ट्रीय परिदृश्य में 400 के पार वाला टारगेट अब नेक्स्ट फिक्स होने वाला है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गुजरात की धरती वो धरती है जहां से स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी निकले थे, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। वहां से सरदार पटेल निकले, जिन्होंने एक भारत का स्वरूप दिया। और आज 21वीं सदी में भारत की स्वतंत्रता के बाद के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यदि मैं कहूं 21वीं सदी में गुजरात के गौरव के सबसे बड़े प्रतीक नरेंद्र मोदी जी वहां से निकले हैं, तो मुझे लगता है जितना बड़ा भारत की राजनीति में परिवर्तन 20वीं सदी में गांधी जी ने और पटेल जी ने किया था, शायद गुजरात के जनादेश ने यह संकेत दिया है कि वैसे ही कुछ कुछ लक्षण 21वीं सदी में मोदी जी के नेतृत्व में होने की संभावना दिखती है। और विपक्ष में आप क्या देखते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार अप्रत्याशित और आगे हो सकता है, तो इधर विपक्ष में कांग्रेस अगर श्रिंक कर रही है तो विस्तार या विकास किसका होगा? क्या आम आदमी पार्टी? ये संकेत हैं क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आया है, ये हमारे लिए चुनौती नहीं है। ये जानते हैं किसके लिए चुनौती है? ये कांग्रेस के लिए चुनौती है। और वो लोग जो अपने को 2024 में विकल्प बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, ममता जी हो, शरद पवार जी हो या तेलंगाना वाले केसीआर जी हो, अब तो लड़ाई इनमें आपस में होगी। तो विपक्ष की स्थिति यह होने वाली है कि वो 24 में हमसे नहीं लड़ेंगे, उससे पहले आपस में लड़ेंगे। एक बात और समझना चाहता हूं, हम उस दिन गुजरात में ही थे और कॉन्क्लेव में आप आए थे और उसके पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद हमने आपसे पूछा था कि ये महापुरुषों पर महाभारत कब तक होती रहेगी। आपने कोई बात कही थी, उसके बाद वॉकआउट और आपके साथ डिबेट नहीं करने की बात करने लगी थी कांग्रेस। क्या इन तमाम बातों का ये क्यूमुलेटिव रिप्लाई है जनता का, आप समझते हैं, या ये मोदी जी का मैजिक है, नथिंग एल्स? देखिए, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मोदी जी आज एक व्यक्ति नहीं है। वो जिस चीज के प्रतीक है उसमें विकास भी है, गरीब का कल्याण भी है और भारत का राष्ट्रीय गौरव भी है। भारत के महापुरुषों के साथ जो राष्ट्रीय स्तर पे छल किया गया है, एक उदाहरण के लिए गुजरात में यदि सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनी, आज तक कोई कांग्रेस का नेता वहां श्रद्धा अर्पित करने क्यों नहीं गया? इसलिए कि वो मोदी जी ने बनाई। अरे वो तो आपके नेता थे। फिर सरदार पटेल के नाम पे 1950 से लेके 1960 तक गुजरात बने तक कोई योजना नहीं बनाई गई। सावरकर जी के बारे में आप तमाम उल्टी सीधी बातें कहते हैं। अब जो सावरकर जी के बारे में कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी, तो महात्मा गांधी का कोट लिख दिया कि मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, उन्होंने वाइसरॉय को लिखा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस के नेताओं को शायद इतिहास के बारे में भी उस वामपंथी चश्मे से बाहर निकलना होगा। और अब आज के जमाने में जब सूचना क्रांति का युग है, तो हर व्यक्ति के हाथ में वो मोबाइल है, हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट है, जहां पर बहुत सारी गलत सूचनाएं भी लोगों को दी जाती हैं, परंतु यदि व्यक्ति खोजना चाहे तो वो 90% तक सच की सतह पर पहुंच सकता है सूचना क्रांति के इस युग में। और इसी कारण से नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी उत्तरोत्तर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती जा रही है और इतिहास का वो खोखला विद्रूप स्वरूप
जो भारत के राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बनाया गया था, जो विदेशियों की मानसिकता का प्रभाव बचा हुआ रह गया था, मैकाले और मार्क्स की मानसिकता का, वो 21वीं सदी में धीरे धीरे छट रहा है। एक और बात ये जो नोटिस की जा रही है सुधांशु जी, कि माइनॉरिटी वोट गुजरात में बहुत साइजेबल चंक हो गया, बल्कि 90% के आसपास ये देखा जा रहा था। आज दोपहर में कम से कम जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो यही देख रहे थे कि बहुत बड़ी तादाद माइनॉरिटी वोटर्स की, मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है। ये दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस में भी दिखाई दिया कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा माइनॉरिटी को वो अपने टिकट दिए, लेकिन एक बड़ा साइजेबल चंक गया माइनॉरिटी वोटर्स का भारतीय जनता पार्टी की तरफ। क्या ये जो दुष्प्रचार की बात आप कर रहे हैं, क्या एक दुष्प्रचार था भारतीय जनता पार्टी को लेकर बनाए गए एक परसेप्शन का, और वो भी अब हट रहा है क्या? देखिए, माइनॉरिटी वोट के लिए जो आपने बात कही, गुजरात को माइनॉरिटी वोट को लेकर बहुत टारगेट किया जाता है, पर यदि आप वास्तविकता देखें तो गुजरात में 9 कुछ प्रतिशत मुसलमानों का प्रतिशत है और सरकारी नौकरी में लगभग 8% है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा ज़कात अगर आती है तो गुजरात से आती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ देखिए, बंगाल जहां सबसे ज्यादा झंडा बरदारी की जाती है माइनॉरिटी वोटों की, वहां 27-28% मुसलमान हैं, सरकारी नौकरी में 1.7% और ज्यादातर गरीबों गुर्बत में फंसे हुए हैं। इसलिए जो हमने किया है, हम मुसलमानों के मन में खौफ पैदा करके उनका वोट नहीं चाहते, विश्वास पैदा करके वोट चाहते हैं। ये लोग हमेशा खौफ पैदा करके चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ये गुजरात है जहां जूनागढ़ के नवाब होते थे, भोपाल के नवाब होते थे, लखनऊ रामपुर के नवाब होते थे, पटौदी के नवाब होते थे, हैदराबाद के निजाम होते थे। आज मुसलमान ऐसी मजलूम स्थिति में क्यों आ गए? इसी सेकुलर सियासत के कारण, जिसके लिए मैंने ये वाक्य पहले भी संसद में भी बोला है कि मुसलमानों की इस स्थिति के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, सेकुलर दल ही जिम्मेदार है। जिसे कहा जाता है कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। अब मुझे लगता है कि वो समझ रहे हैं और गुजरात में हमारे कल्याणकारी कार्यों के साथ और सबका साथ, सबके विकास के साथ हम सबका विश्वास देखिए में सफल हो रहे हैं। मैं यूजुअली ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं आपकी बातों को सपोर्ट करने के लिए अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए तो एमसीडी हो या गुजरात हो, दोनों में जो नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि अब बीजेपी वर्सेस मुस्लिम ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर्स यही सपोर्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम्स इररिस्पेक्टिव जो कुछ भी हो, बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया गुजरात में। और जो लोग थोड़ा सा और पढ़ लें, उनको समझ में आ जाएगा कि लोकल इलेक्शंस में बीजेपी मुस्लिम्स को कितना वहां पर सीटें भी देती है, मतलब कितना लड़ने का मौका देती है। लेकिन मैं अगेन फिर आपकी एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कुछ फैक्ट्स। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।